नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टीटीवी न्यूज़ और मैं आपके साथ चैताली राय। चलिए शुरू करते हैं आज की समाचार। वैशाख मास के शुभ समय में धार्मिक गतिविधियों का विशेष महत्व बना हुआ है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दौरान भगवान गणेश की पूजा को अत्यंत फलदायी माना जा रहा है। श्रद्धालु सुबह स्नान के बाद व्रत रखकर गणपति आराधना कर रहे हैं और परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। इसी बीच आने वाला प्रमुख अवकाश बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में कई राज्यों में विशेष कार्यक्रमों और मंदिर सजावट की तैयारियां तेज हो गई हैं। पूजा पाठ के दौरान विष्णु मंत्र, तुलसी अर्चना और दीपदान को शुभ माना जा रहा है। ज्योतिष के अनुसार मेष और सिंह राशि वालों के लिए करियर और धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं, जबकि वृषभ और कन्या राशि के लोगों को खर्चों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तुला राशि के जातकों को परिवार का सहयोग मिलेगा और मकर राशि वालों के लिए नई योजनाओं की शुरुआत लाभकारी मानी जा रही है। धार्मिक माहौल के बीच मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड दौरे पर भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया युद्ध, ऊर्जा संकट और वैश्विक अस्थिरता के कारण संकट के दशक से गुजर रही है। हेग में उन्होंने भारत नीदरलैंड साझेदारी को एआई, सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी और सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में मजबूत करने पर जोर दिया। मोदी ने डच प्रधानमंत्री रॉब जेटन, किंग विलियम अलेक्जेंडर और क्वीन मैक्सिमा से मुलाकात की। उन्होंने प्रवासी भारतीयों की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलते। साथ ही विदेश यात्रा पर टैक्स लगाने की खबरों को पूरी तरह गलत बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम के 51वें राज्य स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में उन्होंने सिक्किम की प्राकृतिक सुंदरता, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की सराहना करते हुए कहा कि राज्य ने देश के लिए एक प्रेरणादायक मॉडल प्रस्तुत किया है। राष्ट्रपति ने सिक्किम के नागरिकों की संस्कृति, परंपरा और विकास यात्रा की भी प्रशंसा की। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान जगतगुरु रामभद्राचार्य को प्रदान किया और मशहूर कवि व गीतकार गुलजार के भारतीय साहित्य और कला में योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्होंने सहायक नर्स मिडवाइफ मधुमाला गुरुंग को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें दशकों तक स्वास्थ्य सेवा में समर्पित योगदान के लिए दिया गया। असम में हिमांता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में सीमा सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 अवैध घुसपैठियों को भारत में प्रवेश करने से रोक दिया। असम पुलिस और बीएसएफ की संयुक्त टीम ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर सभी लोगों को वापस भेज दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अवैध घुसपैठ के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है और सीमा पर 24 घंटे कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इससे पहले भी सुरक्षा बलों ने 12 अन्य घुसपैठियों को सीमा पार करने से रोका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के 51वें राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग को शुभकामना पत्र भेजकर राज्य की विकास यात्रा की सराहना की। उन्होंने सिक्किम को भारत का गौरव बताते हुए आर्थिक विकास और पर्यटन क्षेत्र में हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। सुनौलो, समृद्ध और समर्थ सिक्किम थीम के साथ गोल्डन जुबली समारोह का समापन हुआ। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि राज्य अब युवा सशक्तिकरण, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और सतत विकास के नए दौर में प्रवेश कर रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत और विदेशी यात्रा टालने की अपील पर सवाल उठाए। भगवंत मान ने कहा कि आम लोगों से विदेश यात्रा रोकने और वर्क फ्रॉम होम अपनाने की सलाह दी जा रही है, जबकि प्रधानमंत्री खुद कई देशों के दौरे पर निकल गए। उन्होंने पेट्रोल डीजल कीमतों में बढ़ोतरी का मुद्दा भी उठाया और कहा कि दूसरे देशों के युद्ध का बोझ भारतीय जनता पर डाला जा रहा है। ये बयान उन्होंने चंडीगढ़ में शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल को रवाना करते समय दिया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर केस की शुरुआती जांच में लापरवाही और कथित अनियमितताओं को लेकर पूर्व कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल समेत 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया। अधिकारियों पर पीड़ित परिवार को रिश्वत देने की कोशिश, ड्यूटी में लापरवाही और बिना अनुमति प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के आरोप लगे हैं। मामले की विभागीय जांच राज्य की गृह सचिव संघमित्रा घोष की निगरानी में होगी, जबकि सीबीआई अपनी अलग आपराधिक जांच जारी रखे हुए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर से अधिक बढ़ोतरी पर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ईंधन महंगा होने से आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे और आम लोगों पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। रेवंत रेड्डी ने भाजपा पर चुनाव से पहले जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई, कमजोर होता रुपया और छोटे उद्योगों की परेशानी अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर डाल रही है। मुख्यमंत्री ने केंद्र से तुरंत कीमतें वापस लेने की मांग की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग जमीन विवाद, अवैध कब्जे,
चिकित्सा सहायता और प्रशासनिक शिकायतों को लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने भूमि माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मामलों के जल्द निपटारे के लिए विशेष टीम बनाने को कहा। उन्होंने गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को सरकारी मदद का भरोसा दिलाया और अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ काम करने के निर्देश दिए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन बचत और मितव्ययिता को समर्थन देते हुए टीडीपी के वार्षिक महानाडु सम्मेलन को हाइब्रिड मोड में आयोजित करने का फैसला लिया है। कार्यक्रम अब 2 दिनों तक चलेगा और इसका आयोजन नेल्लोर की जगह मंगलागिरी स्थित टीडीपी केंद्रीय कार्यालय में होगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता सीधे शामिल होंगे, जबकि विधायक और कार्यकर्ता वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। इसके लिए राज्य भर के 1848 पार्टी क्लस्टरों में डिजिटल स्क्रीन और ऑनलाइन सुविधाएं तैयार की गई हैं। भारत सरकार ने बढ़ती वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों के बीच पेट्रोल निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का नया विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क यानी SAED लागू किया है। इसके साथ ही डीजल पर 16.5 रुपये प्रति लीटर और एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF पर 16 रुपये प्रति लीटर शुल्क तय किया गया है। सरकार का कहना है कि ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में तेजी और विंडफॉल गेन को नियंत्रित करने के लिए लिया गया है। हालांकि घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आम उपभोक्ताओं के लिए तेल की खुदरा कीमतें फिलहाल पहले जैसी रहेंगी, जबकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार के आधार पर कीमतें तय करती रहेंगी। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर 95.80 तक पहुंच गया, जबकि कुछ कारोबारी सत्रों में ये 96 के पार भी चला गया। बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों और पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक तनाव ने भारतीय मुद्रा पर भारी दबाव डाला है। एशिया की सबसे कमजोर मुद्रा बनने के बाद रुपए में गिरावट से आयात लागत लगातार बढ़ रही है। हालांकि भारत के निर्यात में 4 साल का रिकॉर्ड उछाल देखा गया, लेकिन कच्चे तेल और सोने चांदी के बड़े आयात के कारण व्यापार घाटा और बढ़ गया। विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम करने के लिए सरकार ने सोना और चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाकर 15% कर दिया है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप कर रुपए को संभालने की कोशिश कर रहा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ITR 1 और ITR 4 की एक्सेल यूटिलिटी जारी कर दी है। अब करदाता इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपने टैक्स फॉर्म डाउनलोड और ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। नई टैक्स व्यवस्था के तहत कई महत्वपूर्ण छूट सीमाओं में भी बड़ा बदलाव किया गया है। बच्चों की शिक्षा भत्ता छूट 100 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह कर दी गई है, जबकि हॉस्टल भत्ता 300 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये प्रति बच्चे किया गया है। इसके अलावा बेंगलुरु, पूना, हैदराबाद और अहमदाबाद जैसे शहरों में नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA छूट को बेसिक सैलरी के 50% तक बढ़ाया गया है। सोना और चांदी के दाम में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 22 कैरेट सोना लगभग 1,40,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 1,52,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है। वहीं चांदी की कीमत लगभग 2,67,000 रुपये प्रति किलो के आसपास बनी हुई है। बाजार में आई इस बड़ी गिरावट के बाद निवेशकों और खरीदारों की नजरें लगातार बुलियन मार्केट पर बनी हुई हैं। जानकारों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेजी और डॉलर की मजबूती का असर सीधे भारतीय बाजार पर दिखाई दे रहा है। इसी वजह से सोने और चांदी की कीमतों में भारी कमजोरी दर्ज की गई है। कई शहरों में दामों में थोड़ा अंतर देखने को मिल सकता है, क्योंकि टैक्स, मेकिंग चार्ज और स्थानीय बाजार के हिसाब से रेट बदलते रहते हैं। 22 कैरेट सोना लगभग 14,000 से 14,500 रुपये प्रति ग्राम के बीच चल रहा है, जबकि 24 कैरेट सोना 15,200 से 15,700 रुपये प्रति ग्राम के आसपास बिक रहा है। चांदी की कीमत करीब 280 से 305 रुपये प्रति ग्राम तक पहुंच गई है। कमोडिटी बाजार में कच्चे तेल की कीमत भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। MCX में क्रूड ऑयल लगभग 1,60,000 रुपये प्रति बैरल के बराबर कारोबार कर रहा है। पेट्रोल की कीमत करीब 103 से 106 रुपये प्रति लीटर और डीजल लगभग 90 से 92 रुपये प्रति लीटर के बीच बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक आर्थिक संकेत, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियां, भू राजनीतिक तनाव और डॉलर इंडेक्स की चाल आने वाले समय में सोने चांदी की दिशा तय करेंगे। निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे लाइव MCX और बुलियन मार्केट अपडेट पर नजर बनाए रखें, क्योंकि कीमतों में लगातार तेजी और गिरावट का दौर जारी रह सकता है। मध्य पूर्व में जारी तनाव लगातार गहराता जा रहा है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर बड़ा टकराव सामने आया है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ईरान से जलमार्ग दोबारा खोलने पर सहमति जताई है। हालांकि चीन की ओर से किसी सीधे हस्तक्षेप की पुष्टि नहीं की गई है। अमेरिका ने इलाके में अपनी नौसैनिक घेराबंदी जारी रखी है,
जबकि ईरान इस प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम बढ़ाने पर सहमति बनी, लेकिन दक्षिणी लेबनान में लगातार संघर्ष जारी है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसमें भारी तबाही की खबर है। लेबनान स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और बड़ी संख्या में लोग सुरक्षित इलाकों की ओर पलायन कर रहे हैं। इजराइल ने ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकानों, खासकर नतांज क्षेत्र पर भी हमले तेज कर दिए हैं। इसके जवाब में ईरान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने तेल अवीव और हाइफा के नागरिकों को इलाका खाली करने की चेतावनी दी है। इस पूरे संकट का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई दे रहा है। दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर तेजी से बदल रहा है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि एआई अब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि इंटेलिजेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। कंपनी का एआई सर्विस कारोबार लगभग $2.3 बिलियन तक पहुंच गया है। वहीं ओपन एआई ने अपने चैट जीपीटी, कोडेक्स और एपीआई डिवीजन को ग्रेग ब्रॉकमैन के नेतृत्व में जोड़ते हुए एजेंटिक एआई पर फोकस बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ एआई ऑटोमेशन के कारण टेक इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर छंटनी जारी है। मेटा, Amazon और Oracle जैसी कंपनियों में हजारों नौकरियां खत्म की गई हैं। सिर्फ 5 महीनों में करीब 92,000 से ज्यादा टेक कर्मचारियों की नौकरी जा चुकी है। भारत में भी एआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अभय नाम का एआई आधारित सिस्टम लॉन्च किया है, जो साइबर फ्रॉड और फर्जी डिजिटल अरेस्ट नोटिस की पहचान करेगा। आईआईटी कानपुर ने एआई और ऊर्जा सिस्टम से जुड़े नए ऑनलाइन एमटेक कोर्स शुरू किए हैं, जबकि एनएचपीसी अब रियल टाइम फ्लड फॉरकास्टिंग के लिए एआई और मशीन लर्निंग तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एनईईटी यूजी पेपर लीक मामले में पुणे की बॉटनी प्रोफेसर मनीषा गुरुनाथ मंधारे को गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ कि वह एनटीए के पेपर सेटिंग पैनल से जुड़ी थीं और बायोलॉजी प्रश्न पत्र तक उनकी सीधी पहुंच थी। आरोप है कि उन्होंने बिचौलियों के जरिए छात्रों से लाखों रुपए लेकर अपने घर पर गुप्त क्लास में असली सवाल और जवाब बताए। इससे पहले केमिस्ट्री प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। पेपर लीक विवाद के बाद एनईईटी यूजी परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑपरेशन RAGPILL के तहत भारत में पहली बार 227 किलो से ज्यादा कैप्टागॉन ड्रग जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 182 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई में दिल्ली और गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर छापेमारी की गई। ड्रग्स को मशीन और ऊन के कंटेनर में छिपाकर सऊदी अरब भेजने की तैयारी थी। मामले में एक सीरियाई नागरिक गिरफ्तार हुआ है। कैप्टागॉन को जिहादी ड्रग कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल आतंकी और उग्रवादी संगठन करते रहे हैं। दिल्ली में एक प्राइवेट स्लीपर बस में महिला के साथ गैंगरेप मामले में पुलिस ने बस चालक उमेश और कंडक्टर रामेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता फैक्ट्री से घर लौट रही थी, तभी उसे बस में जबरन खींच लिया गया। आरोप है कि चलती बस में करीब 2 घंटे तक दोनों ने दुष्कर्म किया और बाद में महिला को नांगलोई मेट्रो स्टेशन के पास छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने बिहार नंबर की बस जब्त कर ली है। जांच में बस में काले शीशे और सुरक्षा नियमों की भारी लापरवाही सामने आई है। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के बिश्ना पुलिस स्टेशन ने लगातार कार्रवाई करते हुए कई चोरी और स्नैचिंग मामलों का खुलासा किया है। पुलिस ने सरकारी स्कूल से चोरी हुए मिड डे मील के गैस सिलेंडर, चूल्हा और बर्तन बरामद किए हैं। इसके अलावा चोरी की मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन, पानी के मोटर पंप और सड़क निर्माण सामग्री भी जब्त की गई। जांच में बाइक चोरी और स्नैचिंग गिरोह का भी पर्दाफाश हुआ है। लगातार हो रही चोरियों के बाद स्थानीय व्यापारियों ने इलाके में रात की गश्त बढ़ाने की मांग की है। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लगने से 8 दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो गईं। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है। लकड़ी, फोम और केमिकल सामग्री होने के कारण आग तेजी से फैली। मौके पर करीब 30 दमकल गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस और ट्रैफिक टीम ने इलाके को खाली कराकर बड़ा हादसा टाल दिया। राहत की बात यह रही कि किसी के घायल होने की खबर नहीं है, जबकि करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने ग्वालियर के मायूर नगर और ज्योति नगर इलाके में चल रहे फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई में 20 युवतियों को हिरासत में लिया गया और कई लैपटॉप, मोबाइल, सिम कार्ड व दस्तावेज जब्त किए गए। आरोप है कि गिरोह शादी और डेटिंग ऐप्स पर नकली प्रोफाइल बनाकर लोगों को फंसाता था। टेलीकॉलर्स शादी का झांसा देकर रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन के नाम पर पैसे ठगते थे। जांच में करीब 1500 लोगों से 1.5 करोड़ रुपए की ठगी का खुलासा हुआ है।
डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली की विशेष अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को समन जारी किया है। मामला गुरुग्राम के शिकोहपुर में 3.5 एकड़ जमीन सौदे से जुड़ा है। ईडी का आरोप है कि जमीन कम कीमत पर खरीदकर सरकारी प्रभाव से लाइसेंस हासिल किए गए और बाद में इसे डीएलएफ को करीब 58 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। जांच एजेंसी ने 37 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां भी अटैच की हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे बंडी साई बागीरथ को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। मामला पीओसीएसओ एक्ट और यौन उत्पीड़न से जुड़ा है। कोर्ट ने पीड़िता का बयान देखने के बाद तुरंत राहत देने से मना कर दिया और अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी पूछताछ में शामिल नहीं हुआ और फिलहाल लापता है। साइबराबाद पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर तलाश तेज कर दी है। जयपुर पुलिस ने शहर में नई बाइसिकल पेट्रोल पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य संकरी गलियों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में बेहतर निगरानी बढ़ाना है। खासकर जयपुर के वॉल्ड सिटी क्षेत्र में अब पुलिसकर्मी साइकिल से गश्त करते नजर आएंगे, जहां बड़ी गाड़ियां आसानी से नहीं पहुंच पाती। इस पहल से ईंधन की बचत के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। पुलिस का मानना है कि साइकिल पेट्रोलिंग से स्थानीय लोग और पर्यटक आसानी से पुलिस से संपर्क कर सकेंगे, जिससे कम्युनिटी पुलिसिंग मजबूत होगी। जम्मू रूरल पुलिस ने कानाचक के पुरखू स्थित शिव मंदिर में हुई चोरी का मामला सुलझाते हुए आरोपी अजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी राजौरी का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी निगरानी और खुफिया जानकारी की मदद से कार्रवाई करते हुए चोरी हुई मंदिर की मूर्तियां और अन्य सामान बरामद किया। मामले में एफआईआर नंबर 64/2026 के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर इलाके में निगरानी और गश्त बढ़ाई जा रही है। मम्बरा पुलिस ने सिविल इंजीनियर अरबाज खान हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि अरबाज की शादीशुदा प्रेमिका महजबीन शेख, उसके पति और अन्य साथियों ने पैसों की उगाही के लिए साजिश रची थी। विरोध करने पर अरबाज की प्लास्टिक पाइप से पिटाई कर हत्या कर दी गई। बाद में शव को प्लास्टिक ड्रम में भरकर वसई के नाले में फेंक दिया गया। पुलिस ने महजबीन और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पंजाब पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोहों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ कि गिरोह पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से मोटरसाइकिल चोरी कर फर्जी नंबर प्लेट और नकली दस्तावेजों के जरिए बेचता था। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान दर्जनों चोरी की बाइक, अवैध हथियार और नकदी बरामद की है। अधिकारियों के मुताबिक ये संगठित गिरोह ग्रामीण इलाकों में छिपकर चोरी के वाहन ग्रे मार्केट में सप्लाई करते थे। पुलिस लगातार ऐसे नेटवर्क पर नजर बनाए हुए है। कोटा में कोचिंग छात्रों पर बढ़ता मानसिक दबाव एक बार फिर चिंता का बड़ा कारण बन गया है। नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों में तनाव, अकेलापन और लगातार बढ़ती उम्मीदों का असर गंभीर रूप से दिखाई दे रहा है। हाल ही में एक और छात्र की मौत के बाद शिक्षा व्यवस्था और कोचिंग कल्चर पर सवाल उठने लगे हैं। परीक्षा विवाद और पेपर लीक जैसे मामलों ने छात्रों की चिंता और बढ़ा दी है। कई हॉस्टलों में अब सुरक्षा के लिए स्प्रिंग फैन और लोहे की ग्रिल लगाने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। बिहार पुलिस और कोलकाता पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बिहार के गया जिले में फर्नीचर दुकान की आड़ में चल रही अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। बाबा फर्नीचर नाम की दुकान में देसी पिस्टल और हथियार बनाने का काम किया जा रहा था। पुलिस ने मशीनें, कटिंग उपकरण और कई अदबने हथियार बरामद किए हैं। जांच में खुलासा हुआ कि मुंगेर और लखीसराय से जुड़े गिरोह हथियार बनाकर दूसरे राज्यों में सप्लाई करते थे। मामले में कई आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक देश के कई हिस्सों में मौसम का दोहरा असर देखने को मिल रहा है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है, जहां कई शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी गर्म हवाएं और उमस लोगों की परेशानी बढ़ा रही हैं। दूसरी ओर असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार, झारखंड और ओडिशा में तेज आंधी और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना में गरज चमक के साथ बारिश का दौर जारी रहने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है, जिससे आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां और तेज हो सकती हैं। दोस्तों, आज की सभी बड़ी खबरों का अपडेट यहीं समाप्त होता है। देश और दुनिया की हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें।
वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। फिर मुलाकात होगी नई खबरों और नए अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।